नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचरवे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार के बारे में। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी भारत का आकार और स्थिति। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या अक्षांश क्या होता है। ठीक है, अक्षांश की मैं बात करूं, अक्षांश की मैं अगर बात करूं तो अक्षांश पृथ्वी पर उपस्थित काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखा या वृत्त होती हैं। क्या होता है मेरे भाई? वृत्त होती हैं। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी पर उपस्थित क्षैतिज रेखाओं को, काल्पनिक स्वरूप से बनाई गई क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर आपको जो देखने को मिलेंगी, ये क्या कहलाएंगी? ये अक्षांश कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर कुछ लंबवत रेखा भी उपस्थित हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? देशांतर कहा जाता है। बात करूं मैं देशांतरों की, तो देशांतर क्या होती हैं? देशांतर ये भी इसी तरीके से पृथ्वी पर उपस्थित लंबवत काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? पृथ्वी पर उपस्थित काल्पनिक लंबवत रेखा, यानी एक तरीके से मैं कहूं तो इस तरीके से पृथ्वी पर पाई जाने वाली लंबवत रेखाओं को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? हम देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली लंबवत रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। ठीक है, मैं बात करूं हमारी पृथ्वी पर इन अक्षांशों की संख्या क्या है, या उससे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ी देशांतर रेखा कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी देशांतर रेखा या अक्षांशीय रेखा, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा को माना जाता है, यानी 0 डिग्री को माना जाता है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को माना जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सबसे बड़ी देशांतर रेखा किसे माना जाता है? तो 0 डिग्री सबसे बड़ी
बड़ी देशांतर रेखा किसे माना जाता है? 0 डिग्री देशांतर, या इसे प्रधान देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। क्या पृथ्वी पर उपस्थित काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को क्या कहेंगे हम? अक्षांश कहेंगे। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पर उपस्थित लंबवत रेखाओं को जो काल्पनिक है उन्हें क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी देशांतर रेखा या अक्षांशीय रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पर उपस्थित लंबवत सबसे बड़ी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए अक्षांश की मैं बात करूं, अक्षांश या बड़ी अक्षांश की, सबसे बड़ी अक्षांश की मैं बात करूं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या करती है मेरे भाई? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को क्या करेगी? ये 2 बराबर भागों में बांटेगी। जैसे ये मान के चलते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी हमारी रेखा हो गई जो पृथ्वी के एकदम बीच से जाती है। इसका मैंने अभी क्या नाम बताया था आपको? इसका नाम बताया था भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। क्या नाम बताया था मेरे भाई? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये क्या करेगी? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम देते हैं ऊपर वाले भाग को? ऊपर वाले भाग को हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम देते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले भाग को हम क्या नाम देंगे? ये जो पृथ्वी का, अगर मैं इसको ऐसे छुपा लूं तो ये नीचे वाला आधा गोला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा मेरे भाई? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या बताया मैंने? मैंने बताया सबसे बड़ी अक्षांश क्या काम करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और सबसे दूसरा वाला भाग यानी दक्षिणी भाग, क्या मतलब पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये कौन बांटता है? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा बांटती है। ये कौन बांटता है मेरे भाई? 0 डिग्री भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब सवाल यहां से उत्पन्न ये होता है कि हमारा भारत जो है इन दोनों गोलार्ध में से कौन से गोलार्ध में उपस्थित है? इन दोनों गोलार्ध में से कौन से गोलार्ध में उपस्थित है? तो बात करेंगे भारत की, ठीक है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। कहां उपस्थित है मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। ठीक है, याद रखेंगे भारत हमारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। कहां पे उपस्थित रहेगा भाई मेरे? उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित रहेगा हमारा भारत। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देशांतरों का कार्य क्या रहता है? देशांतरों का कार्य पृथ्वी को भी 2 बराबर भागों में बांटना रहता है। बात करें देशांतर की, देशांतर क्या काम करती हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। सबसे बड़ी देशांतर कौन सी होती है हमारी? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी होती है मेरे भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या कार्य करेगी? ये हमारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। क्या करेगी? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक मिनट, ये थोड़ा सा 2 बराबर भागों में बांटेगी। पहले भाग का नाम क्या कहलाएगा?
सर पहले भाग का नाम कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक। और दूसरे वाले भाग का नाम क्या कहलाएगा? तो दूसरे वाले भाग का नाम कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। यानी हमने सीखा कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी तक कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग एक बार और देख लेते हैं। अक्षांश, हमारी जो बड़ी अक्षांश है, 0 डिग्री वाली जो अक्षांशीय रेखा है, वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। इसका नाम क्या रखेंगे? उत्तर, यानी नॉर्थ से मैं एन से इसको डिनोट करूंगा, और इसको क्या नाम रखेंगे? दक्षिण, यानी साउथ। इसको साउथ हेमिस्फीयर बोला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध इसे कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारी देशांतर भी यही कार्य करती है। क्या कार्य करती है? ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इधर वाले यानी पूर्वी वाले गोलार्ध को हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और इधर वाले गोलार्ध को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या मेरी बात ये आपको समझ आई इतनी? क्या मेरी बात ये आपको इतनी समझ आई? ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि अब भारत हमारा फिर से एक और नया गोलार्ध उत्पन्न हो गया। इसमें कहां है? पूर्व की दिशा में है या पश्चिम की दिशा में है? पूर्व की दिशा में है या पश्चिम की दिशा में है? तो मेरे भाई इस गोलार्ध में हमारा भारत जो है देशांतर के अनुसार किस दिशा में है? सर पूर्वी दिशा में रहेगा। देशांतर के अनुसार हमारा भारत, यहां एक नए सिरे से लिख लेते हैं, अक्षांश के अनुसार बात करूं, अक्षांश के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? सर उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। किस गोलार्ध में रहेगा मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है, और देशांतर के अनुसार मैं बात करूं, देशांतर के अनुसार कहां रहेगा? देशांतर के अनुसार बात की जाए तो हमारा जो भारत है वो पूर्व की ओर रहेगा। किधर रहेगा? पूर्व की ओर रहेगा मेरे भाई। कहां रहेगा? पूर्व की ओर, या मैं लिखूं तो पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है, इट मींस मैं यहां पर एक चित्र की सहायता से, या मैं कहूं तो एक फिगर बनाकर आपको दिखा सकता हूं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर उपस्थित हैं, अभी हमने आपको बताया था दो रेखाएं, एक 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, और एक दूसरी है हमारी 0 डिग्री लंबवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो कहां उपस्थित है? उत्तरी गोलार्ध की मैं बात करूं, अक्षांश के 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार बात करूं तो सर उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, और देशांतर के अनुसार बात करूं तो सर पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। इट मींस हम कह सकते हैं कि भारत हमारा इस गोलार्ध में उपस्थित है। कौन से गोलार्ध में उपस्थित है? ये जो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत उपस्थित है। यहां मैं लिख सकता हूं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत उपस्थित है। यदि भारत की स्थिति देखी जाए तो हमारा भारत यहां कहीं उपस्थित है। यहां कहीं हमारा भारत उपस्थित है। ठीक है सर, यहां हमारे भारत की स्थिति मिलेगी। आइए समझते हैं और देशांतरों के बारे में, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसके बाद कि अक्षांशों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अक्षांशों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो मेरे भाई समझते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी रही,
और ये हमारा सन रहा यानी सूरज रहा। ठीक है, सूरज की सीधी किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी इस तरीके से, कुछ किरणें लंबवत रूप से भी पड़ेंगी इस तरीके से। ठीक है, इस क्रिया में मैं बात करूं, ये जो क्रिया हो रही है यहां पर सबसे अधिक प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी के किस भाग में ज्यादा होगा, पृथ्वी के किस भाग में प्रकाश और ऊष्मा की अधिकता रहेगी। तो कई लोग बोलेंगे सर ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, यहां पर एक तरीके से हम कहेंगे तो ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, अधिक ऊष्मा और प्रकाशवान हो जाएगा, या प्रकाश वाला हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? और ये वाला जो भाग है, यानी इनको मैं दर्शाऊं तो ए, बी और सी। ठीक है, बी वाला भाग जो है हमारा अधिक ऊष्मा और अधिक प्रकाश वाला हो जाएगा ए और सी की तुलना में। ए और सी की तुलना में ये अधिक प्रकाशवान और अधिक ऊष्मा वाला हो जाएगा। तो हम क्या, ये गर्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों भागों की अपेक्षा हमारा जो बी वाला भाग है अधिक गर्म भी हो जाएगा। क्या इसे हम अधिक गर्म भाग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, अधिक गर्म वाला भाग, अधिक गर्म। ठीक है, अब ये तो सारी क्रिया हो गई, लेकिन डिसाइड कैसे करें कि ये कहां तक गर्म होगा और कहां तक ठंडा होगा? तो उसके लिए विद्वानों ने क्या किया कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को जन्म दिया, काल्पनिक रेखाओं को जन्म दिया, या काल्पनिक रेखाओं की उत्पत्ति की। ठीक है, उन्होंने बताया कि देखिए ये जो हमारा 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उत्तर में, यानी मैं यहाँ पे पहले विषुवत रेखा खींच देता हूं, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री। और इसके बाद उन्होंने बताया ये जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर रेखा है, नॉर्थ। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर रेखा है, ये वाली। यहां तक इस भाग को उन्होंने एक नया नाम दिया, और उस नाम है उसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री साउथ मैं इसे कह सकता हूं। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा का क्या नाम रहेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली अक्षांश का क्या नाम रहेगा? तो मेरे भाई इसका नाम हो जाता है कर्क रेखा। क्या नाम रह जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिण वाली रेखा का क्या नाम हो जाएगा? मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक ठीक, कर्क से मकर तक का क्षेत्र क्या क्षेत्र कहलाता है? कर्क से मकर तक का क्षेत्र कहलाता है मेरे भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या क्षेत्र कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक नया नाम इस क्षेत्र का पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी गर्म क्षेत्र, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पड़ गया। इससे ऊपर वाली जो रेखा होती है उसका क्या नाम रहता है? 66.5 डिग्री रेखा। 66.5 डिग्री रेखा यानी कर्क रेखा से ऊपर वाली रेखा कौन सी होगी? 66.5 डिग्री। इसका मैं बात करूं तो 66.5 डिग्री रेखा होगी। इसे किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, इससे ऊपर सर 90 डिग्री आ जाती है हमारी, जिन्हें ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसे उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिण में भी आ जाती है, इसका क्या नाम हो जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ रेखा। ठीक इसी तरीके से 90 डिग्री सर यहां आ जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अक्षांशों का उपयोग या प्रयोग पृथ्वी के कटिबंधों को जानने के लिए किया गया था। यहां पे मैं लिखूं तो अक्षांशों का उपयोग अक्षांशों का प्रयोग पृथ्वी के
कटिबंधों कटिबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था, अध्ययन के लिए किया गया था। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? अक्षांशों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र गर्म है और कौन सा क्षेत्र ठंडा है। ठीक है, उस क्षेत्र को हम एक नया नाम दे देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो क्षेत्र 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ की मैं बात करूं तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ये वाला कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला क्षेत्र सर बर्फीला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बर्फीला। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? बर्फीला कहलाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा इतनी अधिक नहीं आ पाती है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पृथ्वी के 90 डिग्री वाले क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा इतनी अधिक नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ हमने अभी तक सीखा अक्षांशों का उपयोग किया गया था पृथ्वी के टेम्पर जोन, या मैं कहूँ तो कटिबंधों को मापने के, कटिबंधों को एक तरीके से निर्धारित करने के लिए, कटिबंधों को निर्धारित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए अक्षांशों का उपयोग किया गया था। आगे हम बात करेंगे देशांतरों की। आगे हम बात करेंगे देशांतरों की। इस चित्र में देख सकते हैं आप, जहां ये जो एक दीवाल है, ठीक है, ये क्या है? ये एक दीवाल है, दीवार है ये एक, और ये क्या है? ये टॉर्च है हमारी। ये क्या है? ये टॉर्च है। इस टॉर्च की इस समतल पर जहां रोशनी डाली जा रही है तो आप देख पाएंगे कि बीच वाले क्षेत्र में अधिक रोशनी और अधिक प्रकाश उपस्थित है, अधिक रोशनी और अधिक ऊष्मा आ रही है। ठीक उसी तरीके से हमारे पृथ्वी और ये सूरज है हमारा, ठीक इसी तरीके से जब सूरज की ऊष्मा और प्रकाश आता है तो पृथ्वी के बीच वाले भाग में अधिक मात्रा में आता है। ठीक है, कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स। ठीक है, अन्य भागों की तुलना में बीच वाले भाग में अधिक आता है, जिसके कारण उसे क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसे कहा जाता है। आशा करता हूं इतनी जानकारी आप समझे होंगे। आगे हम बात करेंगे देशांतरों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देशांतरों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो देखिए, देशांतरों की आवश्यकता हमें समय निर्धारण करने के लिए पड़ी। यहां मैं लिख सकता हूं, देशांतरों की आवश्यकता, देशांतरों की आवश्यकता समय निर्धारण के लिए पड़ती है। समय निर्धारण के लिए पड़ी, धारण के लिए उपयोग करते हैं। देशांतरों का हम उपयोग क्यों करते हैं? समय निर्धारण करने के लिए। देखिए, जैसे हमारा ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये हमारी देशांतर है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। और हमें पता है कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है सर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और यहां उपस्थित है हमारा सूरज यानी सन। यहां उपस्थित है हमारा सन। जब सूर्य उदय होगा, जब सूरज उदय होगा तो सबसे पहले प्रकाश पूर्वी भाग में आएगा, पृथ्वी के पूर्वी भाग में आएगा, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, और पूर्वी भाग में सबसे पूर्वी देशांतर पर आएगा। कहां आएगा? सबसे पूर्वी देशांतर पर आएगा सबसे पहले। ठीक है, यानी मान के चलते हैं यहां पर सूर्य का प्रकाश यानी इस देशांतर पर कोई क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, और यहां पर सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य उदय हुआ 7 बजे करीब। कितना? 7 बजे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से समय बदलेगा, सूर्य और आगे आएगा तो इस दूसरी वाली देशांतर पर समय कितना हो जाएगा? 7:15 पर यहाँ सूर्य उदय होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगली देशांतर पर
7:20 पर सूर्य उदय होगा। ठीक इसी तरीके से अगली देशांतर पर 7:25 पर सूर्य उदय होगा। इस तरीके से समय हमारा एक तरीके से हम कहें तो भिन्न हो जाएगा। सभी देशांतरों पर समय क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, एक मानक समय माना जाता है। इस कंडीशन में अब क्या होगा कि समय अलग अलग देशों में अलग अलग समय हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय हो जाएगा। तो इन सारी क्रियाओं से बचने के लिए क्या किया विद्वानों ने, मानक रेखा चुनी, मानक समय रेखा चुनी, समय रेखा चुनी। ठीक, मानक समय रेखा चुनी। मैं आपको बता दूं हमारे भारत की भी मानक समय रेखा है, हमारे भारत की भी मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82.5 डिग्री। जिसका नाम क्या है मेरे भाई, 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कौन सी रहेगी, 82.5 डिग्री पूर्व। कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्व को क्या कहा गया, भारत की मानक समय रेखा माना गया, जिसके अकॉर्डिंग भारत का समय चलता है, जिसके अकॉर्डिंग भारत का समय चलता है। यहां तक हमने देखा कि हमें देशांतरों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए जानते हैं ग्रिड क्या होता है, ग्रिड का उपयोग देखेंगे। ठीक है, ग्रिड का उपयोग एक पहले समझते हैं ग्रिड क्या होता है। ग्रिड होता है अक्षांशों और देशांतरों के द्वारा बनाई गई, देशांतरों के द्वारा बनाई गई जालनुमा आकृति, जालनुमा आकृति, जालनुमा आकृति। ठीक है, ग्रिड का उपयोग हम किसी क्षेत्र या किसी देश की सटीक स्थिति जानने के लिए करते हैं। ग्रिड का उपयोग किसी देश या क्षेत्र की सटीक स्थिति, सटीक स्थिति के लिए करते हैं, सटीक स्थिति जानने के लिए करते हैं, लिए करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि मेरे पास एक मुझे अक्षांश पता है और एक देशांतर पता है। सबसे पहले ग्रिड को समझ लेते हैं। ग्रिड क्या होता है, एक तरीके से अक्षांश और देशांतरों के द्वारा बनाई गई जालनुमा आकृति होती है। ये हमारी अक्षांश हो गई। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है देशांतर, ये हमारी उपस्थित है देशांतर। तो ये जो आकृति बनी है जालनुमा, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सर हमारा ग्रिड। ये आकृति क्या कहलाएगी, ग्रिड कहलाएगी। ठीक है, ये आकृति क्या कहलाएगी, ग्रिड आकृति कहलाएगी। एक और चीज इसके बारे में हम नोट करेंगे, अक्षांश और देशांतर किसी बिंदु की स्थिति के लिए, अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति जाननी है, किसी देश की स्थिति जाननी है, तो स्थिति जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए ठीक है, क्या करेंगे, उस क्षेत्र की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को देखेंगे कि ये किस बिंदु पर काट रही है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को देखेंगे
ये कि यह किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, भारत की जो अक्षांशीय रेखा है, उत्तर अक्षांशीय रेखा है, वो कितनी कहलाती है? भारत की उत्तरी अक्षांश कितना है मेरे भाई? तो साढ़े नहीं 37 डिग्री 6 मिनट है। कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ। ठीक है, और देशांतर की मैं बात करूं, भारत की देशांतर रेखा की मैं बात करूं तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। अब हम अपने ग्लोब में उस क्षेत्र को देखेंगे जहां 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही होंगी, वही भारत की क्या रहेगा? एक तरीके से मैं कहूं तो स्थिति रहेगी। वही भारत की क्या रहेगी? स्थिति रहेगी। आइए इधर देखते हैं। देखिए, ये है हमारी 30 डिग्री, यानी 37 डिग्री हमारी यहां कहीं उपस्थित होगी। 37 डिग्री हमारी कहां उपस्थित होगी? यहां कहीं हमारी 37 डिग्री उपस्थित होगी। ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये कहीं 37 डिग्री उपस्थित होगी ऐसे करके। ठीक है, और यहां हमने आपको बताया है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। तो मैं कहूं कि ये है हमारी 60 और यहां कहीं उपस्थित होगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट, यानी इस तरीके से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये जो रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, वो स्थिति क्या कहलाएगी? भारत की स्थिति कहलाएगी। भारत की स्थिति क्या कहलाएगी? भारत की अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, वहां भारत की स्थिति होगी। वहां भारत की क्या होगी? स्थिति होगी मेरे भाई। यही बात मैंने आपको यहां समझाई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में। भारत का विस्तार किस प्रकार है? तो देखिए, भारत जो विश्व में कहां आता है, उत्तरी विस्तार की हम बात करें तो उत्तर में क्या है? कितने विस्तार को लिए हुए है? तो भारत उत्तर में साढ़े नहीं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, और भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक खत्म होता है। यहां तक मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर यहां ग्राफ के जरिए देखें तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि भारत जो है एक तरीके से इस तरीके से, ये मैं एक रफली मैप ड्रॉ कर रहा हूं इंडिया का आपको समझाने के लिए। सॉरी, अगर मैं बात करूं तो उत्तर में भारत कहां से शुरू होता है? तो उत्तर में मेरे भाई भारत शुरू होता है 37.5 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट से। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से भारत स्टार्ट होता है। और कहां तक मुख्य भूमि का विस्तार है? मुख्य भूमि का विस्तार की मैं बात करूं
तो मेरे भाई मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट तक। कहां तक? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक भारत उपस्थित है। भारत की मुख्य भूमि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात की जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक फैली हुई है। ये हम बात कर रहे हैं भारत की मुख्य भूमि की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? भारत की मुख्य भूमि की। भारत की मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की मैंने बात की है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो भारत उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के और दक्षिण तक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रेखा तक उपस्थित है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पूर्व और पश्चिम तक भारत का विस्तार क्या है, तो पूर्व में मैं आपसे बात करूं कि पूर्व में मेरे भाई 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और पश्चिम की मैं बात करूं भारत के अनुसार, पश्चिम की मैं बात करूं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में भारत का विस्तार है। ये हमने देखा उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व की मैं बात कर लूं तो पूर्व में कहां से कहां तक है? ये वाली जो रेखा कहलाती है हमारी, ये वाली जो देशांतरीय रेखा कहलाती है, ये क्या है? ये है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी रेखा कहलाएगी ये मेरे भाई? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या वेस्ट ईस्ट कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और ये वाली जो रेखा है यानी पश्चिम वाली जो रेखा है, इसकी देशांतर है वो कौन सी है? ये वाली कौन सी रेखा कहलाएगी मेरे भाई? ये कहलाएगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट। ये रेखा कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, पूरब। ये पूरब और ये भी पूरब। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व में हमारा भारत कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है और पश्चिमी गोलार्ध में आता है। तो जिसके कारण पूरब में ही हमारा भारत उपस्थित है। अगर भारत के अनुसार देखा जाए तो ये वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? ये हमारी पश्चिमी रेखा कहलाएगी। और ये वाली कौन सी कहलाएगी? ये वाली हमारी कहलाएगी पूर्वी रेखा। ये वाली कौन सी कहलाएगी? पूर्वी रेखा कहलाएगी। अभी तक हमने देखा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पर जाकर इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। ठीक इसी तरीके से पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट से स्टार्ट होता है और पश्चिम तक 8 डिग्री 7 मिनट तक फैला हुआ है। पश्चिम में 8 डिग्री 7 मिनट तक मेरे भाई भारत फैला हुआ है। ये अभी तक हमने देखा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। यदि हम भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार देखें, भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार अगर हम देखें तो हमारे भारत के द्वीप समूह इसमें शामिल हो जाते हैं। भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार, संपूर्ण भूमि विस्तार अगर हम देखें विस्तार तो क्या होगा मेरे भाई? एक छोटा सा चेंजेस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। समझते हैं वो चेंज क्या रहेगा। ये मैंने भारत का रफली मैप ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है। सॉरी, देखिए ये हमारे भारत का मैप है। मुख्य भूमि का विस्तार मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक है। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के और कहां तक है मुख्य भूमि का विस्तार? सर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट तक है। अगर हम भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार देखें तो भारत के द्वीप समूह इसमें शामिल हो जाते हैं। क्या हो जाता है मेरे भाई? भारत के द्वीप समूह इसमें सम्मिलित हो जाते हैं।
समूह शामिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। कौन से वाले सर? हमारा अंडमान और निकोबार। कौन सा द्वीप समूह इसमें सम्मिलित हो जाएगा? उसकी भूमि का भी विस्तार इसमें जुड़ जाता है। अंडमान, अंडमान और निकोबार, और निकोबार। यानी मैं बात करूं तो अंडमान और निकोबार कहां पर उपस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के एक तरीके से मैं कहूं तो पूर्वी दिशा की ओर यहां कहीं उपस्थित है, यहां पे कहीं उपस्थित है। तो भारत का जो दक्षिणी विस्तार है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से बढ़कर वो कितना हो जाएगा? संपूर्ण भारत के विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से बढ़कर वो कितना हो जाता है मेरे भाई? 8 डिग्री 4 मिनट से बढ़कर वो हमारा हो जाता है 6 डिग्री, क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, अगर संपूर्ण विस्तार भारत का पूछे, भारत का संपूर्ण विस्तार पूछे, संपूर्ण विस्तार की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से दक्षिण का संपूर्ण विस्तार हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ से 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक हो जाएगा, नॉर्थ तक हो जाएगा। यदि मुख्य भूमि का विस्तार पूछे, यदि मुख्य भूमि का विस्तार पूछे उत्तर से दक्षिण तक, मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि विस्तार, भूमि विस्तार पूछे तो मुख्य भूमि विस्तार कितना हो जाएगा मेरे भाई? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक मेरे भाई भारत का मुख्य भूमि विस्तार हो जाएगा। आइए और चर्चा करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। अब हम देखेंगे भारत के दिशा स्वरूप मुख्य बिंदु, भारत के दिशा स्वरूप मुख्य बिंदु। तो इसके लिए हम सबसे पहले भारत का मैप ड्रॉ करेंगे एक अच्छा सा, ठीक है। इसके लिए हम भारत का एक अच्छा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए भारत के अगर मैं बात करूं कि उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरतम बिंदु की मैं बात करूं तो भारत का उत्तरतम बिंदु कहलाता है हमारा इंदिरा कॉल। क्या कहलाता है मेरे भाई? इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहलाएगा। ठीक है, कहां पे उपस्थित है ये? लद्दाख में उपस्थित है। कहां उपस्थित है? लद्दाख में उपस्थित है मेरे भाई। कहां उपस्थित रहेगा ये? लद्दाख में उपस्थित रहेगा। ठीक है, कितना विस्तार है उत्तर का? उत्तर का विस्तार, उत्तर का कितना विस्तार है? उत्तर का विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी भारत का अगर उत्तरतम बिंदु पूछे तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल कहलाएगा, जो कहां उपस्थित है? लद्दाख में उपस्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा हमारी अक्षांश इससे होकर गुजरती है। 37 डिग्री 6 मिनट वाली अक्षांश हमारी इससे होकर गुजरती है। यदि बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि में उपस्थित दक्षिणतम बिंदु की मैं बात करूं तो वो कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? वो कहलाएगा हमारा इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट कहलाएगा।
सॉरी इंदिरा पॉइंट नहीं, वो कहलाएगा हमारा कन्याकुमारी। क्या कहलाएगा मेरे भाई? कन्याकुमारी कहलाएगा, कन्याकुमारी कहलाएगा। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? केप कमोरिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या ये बात आप याद रखेंगे? भारत का मुख्य भूमि में उपस्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाएगा? दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा हमारा कन्याकुमारी यानी केप कमोरिन। ये किस डिग्री पर उपस्थित है? तो भारत की दक्षिणी अक्षांश जो मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, क्या नाम रहेगा उसका? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, बात करें भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाएगा? भारत का पूर्वी बिंदु की मैं बात करूं तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाएगा? तो देखिए भारत का पूर्वी बिंदु कहलाता है हमारा किबुथी। कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? किबुथी हमारा भारत का पूर्वी बिंदु कहलाएगा। किबिथु, किबिथु, ये कहाँ उपस्थित है मेरे भाई? ये कहाँ उपस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। किबिथु ये कहाँ उपस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ये उपस्थित है। ठीक, कहाँ उपस्थित है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश आ जाती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांश आ जाती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट। एक तरीके से मैं कहूं तो पूर्व। ठीक है, क्या? पूर्व। ठीक उसी तरीके से भारत को दृष्टिकोण मानते हुए इसका पश्चिमी बिंदु की मैं बात करूं तो पश्चिमी बिंदु इसका क्या कहलाएगा मेरे भाई? पश्चिमी बिंदु कहलाता है गोहर मोती या गोहर मोटा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी बिंदु की मैं बात करूं तो पश्चिमी बिंदु कहलाएगा इसका गोहार मोती, गोहार मोती या गोहर मोटा। गुहार मोती या गुहार नहीं, गोहर मोती, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी मेरे से यहाँ पे इसके नाम में। क्या रहेगा भारत का पश्चिमी बिंदु? गोहर मोती, गोहर मोती या गोहर मोटा, गोहर मोटा भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा? गोहर मोटा या गोहार मोती रहेगा। ये बात रही भारत की मुख्य भूमि में उपस्थित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी बिंदुओं की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। किसकी? मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि बिंदु, बिंदु की बात की। ठीक है, एक बार इनको और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना पाए। तो उत्तरी बिंदु की मैं बात करूं तो उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? दक्षिणी बिंदु कौन सा कहलाएगा जो मुख्य भूमि में उपस्थित है? पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाएगा जो हमारी मुख्य भूमि में उपस्थित है? और पश्चिमी बिंदु कौन सा कहलाएगा जो हमारी मुख्य भूमि में उपस्थित है? ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तरी बिंदु मैंने आपको बताया था इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु मैंने आपको बताया था कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप कमोरिन इसे कह सकते हैं। पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया था, पूर्वी बिंदु किबिथु। क्या रहेगा मेरे भाई? किबिथु रहेगा। और पश्चिमी बिंदु की मैं बात करूं तो गोहर मोटा, गोहर मोती, गोहर मोती या गुहार मोती भी इसे कह सकते हैं। ये हमारे क्या रहे? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी बिंदु रहे जो मुख्य भूमि में उपस्थित हैं। अब बात आती है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? संपूर्ण भारत का अगर मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था संपूर्ण भारत का दक्षिणतम विस्तार कितना है अक्षांशीय रूप से? तो क्या था? 6 डिग्री 45 मिनट था। क्या था मेरे भाई? 6 डिग्री 45 मिनट उसका संपूर्ण
6 डिग्री 45 मिनट हमारा क्या था, संपूर्ण अक्षांशीय दक्षिणतम विस्तार था, जो कहां से होकर गुजरती थी हमारी ये रेखा, अंडमान निकोबार आइलैंड से होकर गुजरती थी। तो मैं बात करूं यहाँ पे क्या उपस्थित रहेगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड उपस्थित रहेगा। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उस बिंदु का क्या नाम रहेगा, उस बिंदु का नाम रहेगा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम रहेगा मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट उस बिंदु का नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक, क्या नाम रहेगा मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट नाम रहेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में पेग मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पेग मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यहां पे लिखूं, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या रहेगा, दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट रहेगा, जिसे दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है, पेग मिलियन पॉइंट। किस नाम से मेरे भाई, पेग मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका एक और दूसरा नाम है, उस नाम का क्या नाम है, वो पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहां पर उपस्थित है इंदिरा पॉइंट, तो ये भाई मेरा उपस्थित रहेगा निकोबार आइलैंड पर। कहां पर उपस्थित रहेगा, निकोबार आइलैंड पर उपस्थित रहेगा। निकोबार द्वीप पर उपस्थित रहेगा। कहां उपस्थित रहेगा, निकोबार द्वीप पर उपस्थित रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहां पर उपस्थित रहेगा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर उपस्थित रहेगा हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, और इससे होकर हमारी कौन सी रेखा होकर गुजरती है, अंडमान निकोबार से होकर हमारी रेखा गुजरती है, या मैं कहूं कि भारत का संपूर्ण दक्षिणतम विस्तार तो 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ उपस्थित है, हमारा निकोबार आइलैंड पर उपस्थित है, इंदिरा पॉइंट। आशा करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत विश्व में क्या कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं भारत विश्व में, इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार मैं आपको बताऊं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक मुख्य भूमि वाला विस्तार, दक्षिण तक विस्तार कौन सा, मुख्य भूमि में जो उपस्थित है, हमारा मुख्य भूमि में जो भारत उपस्थित है वो क्या रहेगा। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार क्या है भारत का, पश्चिम तक का विस्तार। ठीक, कि मैं बात करूं तो आइए मैप के थ्रू इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, भारत उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट रेखा पर 6 मिनट रेखा यहां से होकर गुजरती है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और दक्षिण में मुख्य भूमि से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो उस रेखा का नाम है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के विस्तार की मैं बात करूं, अगर आपसे कहूं कि उत्तर से लेकर के इसका दक्षिण तक विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है, इस विस्तार की मुझे बात बताइए, तो ये विस्तार हमारा कितना रहेगा? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार रहेगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर हमारा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का विस्तार रहेगा। 3214 किलोमीटर क्या रहेगा मेरे भाई? 3214 किलोमीटर हमारा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का विस्तार रहेगा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यदि मैं बात करूं पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो हमको पता है कि पूरब से कौन सी रेखा होकर गुजरती है मेरे भाई? पूरब से होकर अभी आपको बताया था 97 डिग्री 25 मिनट होकर गुजरती है। 97 डिग्री 25 मिनट पूरब ये रेखा यहां से होकर गुजरती है। और पश्चिम से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो पश्चिम से हमारी रेखा होकर गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। समझ आया आपको? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरब से पश्चिम तक का भारत का विस्तार क्या रहेगा, पूरब से पश्चिम तक का भारत का विस्तार क्या रहेगा, तो देखिए पूरब से पश्चिम तक का भारत का विस्तार एक तरीके से मैं आपसे कहूं तो क्या रहेगा, इस तरीके से, यहां से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो विस्तार रहेगा मेरे भाई, ये कितना रहेगा? पूरब से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार रहेगा वो रहेगा 2933 किलोमीटर। कितना रहेगा मेरे भाई? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर रहेगा। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना रहेगा? पूरब से पश्चिम तक का विस्तार रहेगा हमारा 2933 किलोमीटर। क्या रहेगा? 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार रहेगा। ये हमारे भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार रहेगा। आगे हम बात करेंगे भारत में विश्व की क्या स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आकार में। किस में देखेंगे मेरे भाई? आकार में देखेंगे। सबसे पहले भारत आकार में किस नंबर पर आता है विश्व में। ठीक है, आकार में देखेंगे। फिर देखेंगे जनसंख्या में, जनसंख्या में। ठीक है, फिर देखेंगे क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है विश्व के, या संपूर्ण विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे हुए है। संपूर्ण विश्व में कितना क्षेत्रफल है भारत का, कितना क्षेत्रफल है भारत का, कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए है। ठीक है, या कितने प्रतिशत आता है, संपूर्ण विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आकार की। आकार में भारत 7वें नंबर पर बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश आता है। 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश आता है, सबसे बड़ा देश आता है, बड़ा देश है। क्या मैं ये कह सकता हूं? जनसंख्या के हिसाब से मैं विश्व में बात करूं तो भारत पहले नंबर पर आता है, यानी फर्स्ट नंबर पर हमारा भारत जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। क्या मेरी बात आपको याद रहेगी? संपूर्ण विश्व में भारत कितना स्थान रखता है या कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? संपूर्ण विश्व में भारत हमारा कितने क्षेत्र को या कितने स्थान को घेरे हुए, या संपूर्ण विश्व में भारत कितनी भूमि पर उपस्थित है? तो वो आंकड़ा है मेरे भाई 2.4% भूमि पर हमारा भारत उपस्थित है। 2.4% भूमि पर हमारा भारत उपस्थित रहेगा। यदि मैं बात करूं भारत के क्षेत्रफल की,
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है कितना रहेगा मेरे भाई, भारत का क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख कितना रहेगा मेरे भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या रहेगा, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल रहेगा, हमारे भारत का क्षेत्रफल रहेगा। आइए आगे और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे छूट जाता है कि भारत के मध्य से कौन सी महत्वपूर्ण रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारी भारत से होकर गुजरती है। क्या, यहां पे मैं लिख सकता हूं, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राज्यों की मैं बात करूं तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम क्या रहेंगे, जिनके नाम रहेंगे राज्यों के, सबसे पहला जो राज्य का नाम रहेगा वो है गुजरात, सर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, झारखंड, और फिर आता है हमारा पश्चिम बंगाल, और दो राज्य और बचते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि मैं बात करूं तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है मेरे भाई। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। क्या नाम रहेगा, हमारे नाम रहेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित है, आपके सामने बोर्ड पर जो नाम उपस्थित है। यदि मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहां से इस तरीके से, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारे भारत से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आप मेरे से इनको याद करने की एक मास्टर ट्रिक की मैं बात करूं कि कैसे हम याद रख सकते हैं कितने राज्य कर्क रेखा पर उपस्थित हैं भारत के, तो देखिए ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी, ट्रिक हमारे पास रहेगी कर्क रेखा पर उपस्थित भारत के राज्य, कर्क रेखा पर उपस्थित भारत के राज्य, देखिए ट्रिक का नाम है गरम छाछ बंगाली मित्र पी गया। क्या ट्रिक है हमारी, गरम छाछ बंगाली मित्र पी गया, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हमारा गा से हो जाता है गुजरात, हमारा गा से क्या हो जाएगा सर, हमारा गा से गुजरात हो जाएगा। रा से मैं बात करूं तो राजस्थान हो जाएगा हमारा, ठीक है। माँ से मैं बात करूं तो सर मध्य प्रदेश हो जाएगा यानी एमपी हो जाएगा। छा से मैं बात करूं तो सीजी यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा हमारा।
झा से मैं बात करूं तो झारखंड यानी JH में लिख सकता हूं। बंगाली से मैं बात करूं तो सर हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मी से मैं बात करूं तो सर मिजोरम हो जाएगा हमारा, और त्रा से मैं बात करूं तो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिपुरा हो जाएगा। TR में कर सकता हूं। अगर इन राज्यों को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मास्टर ट्रिक है इन राज्यों को क्रमबद्ध याद रखने की। ये मास्टर ट्रिक है इन राज्यों को क्रमबद्ध याद रखने की। आइए बात करते हैं आज हमने क्या सीखा, अपने आप को जांचेंगे थोड़ा क्वेश्चंस के जरिए। किसके जरिए, क्वेश्चंस के जरिए हम आपको अपने आप को जांचेंगे कि आज की क्लास से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 45 मिनट दक्षिण, 37 डिग्री 45 मिनट उत्तर। जी नहीं, ये नहीं है। ठीक है, बात करूं आगे, अगला है हमारा ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जी बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगला ऑप्शन है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जी बिल्कुल सही आंसर है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक भारत का मुख्य भूमि विस्तार है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो मेरे भाई देखिए क्या रहेगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व रहेगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हमारे भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार रहेगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत कौन से गोलार्ध में उपस्थित है। ऑप्शन है हमारे, उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, जी बिल्कुल उपस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में, जी नहीं। पूर्वी गोलार्ध में, हाँ है। पश्चिमी गोलार्ध में, नहीं। तो कथन हमारे पास दिए हैं किस तरीके से, ए और सी, ए और सी, ए और सी, यानी बिल्कुल हमारा पहला कथन जो है वही हमारा सही आंसर है। क्या, ए और सी हमारा सही आंसर रहेगा। बाकी के कथनों को देख लेते हैं, बी और सी, बी और सी, बी और सी ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल डी और ए, डी और ए ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा है। डी और सी, डी और सी ये भी हमारा मिसमैच हो रहा है। यानी जो हमारा कथन कौन सा सही रहेगा, ए और सी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत उपस्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत उपस्थित है। आगे हम बात करेंगे, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से हमारी भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संपूर्ण भूमि अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का संपूर्ण भूमि अक्षांशीय विस्तार कितना है। 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये हमारा मुख्य भूमि विस्तार है। ये हमारा मुख्य भूमि विस्तार है। ये कैसा है, मुख्य भूमि विस्तार है। 37 डिग्री 6 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा 37 नहीं होगा यहाँ पे, ये केवल 6 है मेरे भाई। क्या है, ये हमारा 6 है। गलत टाइप हो गया हमारे टाइप राइटर महोदय से। क्या रहेगा, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार पर अंडमान निकोबार से होकर गुजरती है, और वहां पर दक्षिणतम बिंदु को क्या नाम देते हैं हम, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं उसे। आइए बात करते हैं, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या कहलाता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कहलाता है हमारा इंदिरा कॉल। क्या कहलाएगा मेरे भाई, इंदिरा कॉल कहलाएगा। कहां पर उपस्थित है, लद्दाख में उपस्थित है। कितने डिग्री रेखा यहां से होकर गुजरती है, तो 37 डिग्री 6 मिनट वाली नॉर्थ वाली रेखा यहां से होकर गुजरती है। 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा नॉर्थ वाली यहां से होकर गुजरती है। भारत की संपूर्ण
भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? पिगमेलियन पॉइंट हो जाएगा, जो कहाँ उपस्थित है? निकोबार आइलैंड पर उपस्थित है, निकोबार आइलैंड पर उपस्थित है। आगे हम बात करेंगे भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? तो हमारे भारत का पूर्वी बिंदु किबुथी कहलाता है। क्या कहलाता है? किबुथु कहलाता है। कहां पर उपस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिम बिंदु क्या कहलाएगा? भारत का पश्चिम बिंदु क्या कहलाएगा? तो पश्चिम बिंदु भारत का क्या कहलाता है? गोहर मोटा कहलाता है, या गोहार मोती भी इसे हम कह सकते हैं, गोहर मोटा या गोहार मोती कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में क्या स्थान रखता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगला है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में क्या स्थान रखता है? तो आकार में पूछे तो कौन सा? 7वां स्थान रखता है मेरे भाई। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है भारत विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग है? भारत विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग है? तो 2.4% हमारा भाग रहेगा विश्व की कुल भूमि का। ठीक है, आगे हमारा भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार क्या है? क्या पूछा है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार तो कितना रहेगा हमारा? 2933 किलोमीटर रहेगा। क्या रहेगा हमारा? 2933 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा मेरे भाई? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार रहेगा। आगे पूछा है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार क्या है? तो कितना बताया था मैंने? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार रहेगा, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार रहेगा। आगे हम बात करेंगे भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है। देखिए गौर फरमाइएगा, इस सवाल में क्या पूछा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। इससे पहले वाले सवाल में क्या पूछा था? संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत की मुख्य भूमि में उपस्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाएगा? केप कमोरिन कहलाएगा, जो कहाँ उपस्थित है? कन्याकुमारी। इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? कन्याकुमारी भी इसे हम कह सकते हैं। क्या? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भी इसे हम कह सकते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन। ठीक है, भारत की संपूर्ण भूमि में उपस्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। याद रखना इस बात को आप। ठीक है, तो यह हमारे प्रश्नों की श्रृंखला थी, यह हमारे प्रश्नों की श्रृंखला थी। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कमेंट में बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ऐसे ही अच्छी क्लास आपको डेली डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।